करते हैं एलोट्रोपी ऑफ बोरोन एंड कार्बन फैमिली, मतलब कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली तो सबसे पहले देख रहे हैं हम एलोट्रोप किसके, कार्बन के। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है फुलरिन्स। फुलरिन्स की खासियत यह है कि दीज आर एलोट्रोप्स विच आर मैन मेड आर्टिफिशियली, और ये दोनों जो एलोट्रोप होंगे दे आर फाउंड इन नेचर, सो दीज आर नेचुरल एलोट्रोप्स। एलोट्रोप हम किसको बोलते हैं कि एक ही जो एलिमेंट है वो अगर डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है, इन तीनों में प्योर कार्बन है, तो कोई भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में जिन अलग अलग फॉर्म में मिलता है उसी को हम आपस में क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। तो ये आपस में तीनों एलोट्रोप्स कहलाते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन्स, ये आर्टिफिशियल। सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं डायमंड को। डायमंड की सबसे पहली खासियत क्या है कि इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक, सबसे हार्ड कंपाउंड है जो नेचर में पाया जाता है। डायमंड का स्ट्रक्चर, और इसमें प्योर कार्बन होता है। एलोट्रोप इसीलिए बोल रहे हैं अपन कि प्योर कार्बन इज देयर, लेकिन कार्बन की कनेक्टिविटी इस तरीके से, यानी एक लंबी चेन बनेगी कार्बन की और हर कार्बन जो है 4 कार्बन से कनेक्टेड है। अब अगर कार्बन 4 से कनेक्टेड है तो हम इसके लिए बोलेंगे कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन कार्बन जो लेंथ है ये सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ है जो कि होती है 154 पिकोमीटर। अब कार्बन में ऐसा होता है डायमंड में कि एक लंबी चेन चलेगी इस तरीके से। ठीक है, इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल, और पूरा 3 डायमेंशनल नेटवर्क पाया जाता है इसमें। तो दिस इज 3 डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क इन द डायमंड। अब अगर मैं किसी एक कार्बन को हटाना चाहूं तो मुश्किल होगा, तो इसलिए कार्बन को यहां मेल्ट करना, डायमंड को मेल्ट करना और बॉइल करना वो मुश्किल है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क इट इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड के केस में हम कहते हैं कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं थर्मल कंडक्टिविटी की, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसकी हाई होती है, तो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसका कारण क्या है कि अगर मैं इस कार्बन को इस एंड से गर्म करना चालू करूं तो चूंकि पूरा मॉलिक्यूल एक कनेक्टेड सीरीज में है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो इस कार्बन की हेल्प से कोई वॉइड नहीं है यहां बीच में। ठीक है, तो ये कार्बन इजीली इस कार्बन को गर्म कर देगा, यहां से आगे हीट जो है इजीली फ्लो करेगी। सो दिस इज वेरी गुड थर्मल कंडक्टर वाइल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बोलूं कि ये कार्बन कहां आता है, तो कार्बन कम्स इनटू टेट्राइडल वॉइड। सॉलिड स्टेट का पॉइंट है, कार्बन कम्स इनटू टेट्राइडल वॉइड। है कि जब कोई भी एटम उसके आसपास 4 से सराउंडेड हो तो उसको हम बोलेंगे टेट्राइडल। जैसे ये वाला है तो इसके आसपास 4 हैं, इसलिए ये कौन से वॉइड में आ रहा है, इट इज कमिंग इनटू टेट्राइडल वॉइड। केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये कि ग्रेफाइट एंड डायमंड इन दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा H लिखते हैं नेगेटिव, मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक, सॉरी, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एनर्जी वाइज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा K बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट कन्वर्ट होने लग जाता है डायमंड में, और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन वहां जाती है जिधर वॉल्यूम में कमी आती है। तो डायमंड जो है इसकी डेंसिटी हाई है ग्रेफाइट से। अगर हाई डेंसिटी है तो इसका वॉल्यूम लेस होगा। तो इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्रेशर बढ़ाने पे ग्रेफाइट कन्वर्ट होने लग जाता है डायमंड में। तो यानी अगर मैं बोलूं
कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड फॉर्मेशन। फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड, तो वो है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यानी कि अगर हम ग्रेफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर पे रख दें और हाई प्रेशर इस पे अप्लाई कर दें तो डायमंड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो जो डायमंड की माइंस है, ग्रेफाइट की माइंस है, उसी के नीचे जो है डायमंड मिलता है हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, आर्टिफिशियली भी इसी तरीके से कार्बन से डायमंड बनाया जा सकता है। ठीक है, पर रिक्वायरमेंट है उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। नेक्स्ट एलोट्रोप अपन पढ़ रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो अपीयरेंस है, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट एलोट्रोप। ठीक है, उसका कारण है कि इसकी डेंसिटी डायमंड की तुलना में कम होती है, तो इट हैज सॉफ्ट अपीयरेंस। सेकेंड थिंग, सिलिकॉन कार्बाइड को अगर हम गर्म करें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो इट कैन गिव कार्बन ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक, अब ये चीज हमें कैसे पता लगी कि थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट और डायमंड आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं और इनके लिए डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। इसका मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब ग्रेफाइट से डायमंड बनेगा। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर ना दूं तो ग्रेफाइट ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। तो ग्रेफाइट को हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन दी डायमंड। किस हिसाब से? थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। और ऐसा होता है एलिमेंट्स का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो मान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसके लिए है, डायमंड या ग्रेफाइट में से, तो ग्रेफाइट के लिए। और ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है कि जिस तरीके से अपन बेंजीन रिंग बनाते हैं उसी तरीके से हम काफी सारी रिंग्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस एक कनेक्शन में ये रिंग बन रही है हेक्सागोनल, तो हमें बोलेंगे कि हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स आर देयर। पहली बात तो ये, हर कार्बन को अगर मैं देखूं तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन एटम्स। यहां से अगर मैं देखूं या मैं सिग्मा काउंट कर लूं इसके आसपास, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा, तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स। इसलिए हमें बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये हमें पता लग गया। हेक्सागोनल जो प्लेनर रिंग्स है, इस तरीके से मैं रिंग्स को बोलूं तो इन रिंग्स के बीच में आपस में जो फोर्स है वो बहुत ही वीक टाइप का फोर्स होता है। और कौन सा होता है? वान डर वाल फोर्स। अब अगर वान डर वाल फोर्स पड़ा हुआ है इनके बीच में, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगा दूं तो दीज लेयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो फोर्स लगाने पे ऐसा होता है कि स्लाइड जो रोटेट करती है या स्लाइड करती है, जो लेयर्स हैं वो स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, तो हम ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। तो जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है मशीन्स में, वहां पे हम ग्रेफाइट पाउडर को डाल देते हैं मशीन के पार्ट्स के बीच में टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। सो वी कैन से इट कैन बी यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट एज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। और लेयर्स क्यों स्लाइड कर पा रही है? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? वीक वान डर वाल फोर्स। ठीक, यहां से अगर हम देखें तो यहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। अब हमें ये पता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे ही मैं एनर्जी लगाऊंगा तो ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट में ऐसा होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे कैन डीलोकलाइज, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब सिर्फ ये है कि यहां से एनर्जी देने पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आकर मूव करने लग जाएगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, और अगर किसी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जैसे हम बात करें मेटल की, तो मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट ऑल्सो कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमें कहते हैं कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर डीलोकलाइज, यानी कि डीलोकलाइज यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेफाइट कैन बी फाउंड इन टू फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। सॉलिड स्टेट के हिसाब से अल्फा फॉर्म को हम लिखते हैं AB टाइप अरेंजमेंट और बीटा को लिखते हैं ABC अरेंजमेंट, एंड द बीटा फॉर्म इज ऑर्थोरोम्बोहेड्रल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कारण तो हम जान चुके हैं, बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर। अगर मैं बात करूं कि कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी, इस प्लेन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज होता जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द लेयर आसानी से नहीं जाएगा, इसलिए कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में कम होगी, इस डायरेक्शन में हाई होगी। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई अलोंग द लेयर एंड लो परपेंडिकुलर टू प्लेन, या परपेंडिकुलर टू प्लेन या अक्रॉस लेयर्स। अक्रॉस लेयर का मतलब ये है कि इधर कंडक्टिविटी कम है, इधर कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन लग रहा है हमें, तो कंपाउंड का जो बिहेवियर है वो बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर। तो ग्रेफाइट कैन शो एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर बिकॉज देयर इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में हाई, इस डायरेक्शन में लो, तो इट बिकम्स एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। आगे हम बात कर रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस ज्यादा थी और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे, पर जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो आसानी से इधर मूव करने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी इधर कम थी वो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इधर कंडक्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस अलोंग द लेयर, इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है, इधर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। तो जब कंडक्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, दिस बिहेवियर इज लाइक मेटल, तो इट कैन बिहेव एज ए मेटल। दूसरा पॉइंट कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इधर बढ़ती जा रही है, तो जब कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस लेयर्स, तो जब कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, द बिहेवियर इज सिमिलर टू सेमीकंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन कि ग्रेफाइट बिहेव्स बोथ एज मेटल एंड सेमीकंडक्टर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम भी होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती भी है। इधर कंडक्टिविटी कम होती है, इधर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इधर ये बिहेव करता है मेटल की तरह, इधर बिहेव करता है ये सेमीकंडक्टर की तरह। तीसरा जो इलेक्ट्रोप हम ले रहे हैं, इट इज फुलरीन्स। फुलरीन्स आर मैन मेड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो जो दो एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, दे आर नेचुरल एलोट्रोप्स, while fullerenes are made by electric spark between carbon anodes, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम कार्बन या ग्रेफाइट को जलाते हैं तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ फुलरीन्स। तो मल्टीपल फार्मूला होता है इनका, जैसे C70, C48, C60। इनमें सबसे पॉपुलर है C60 वाला। ठीक है, C60 है शेप लाइक सॉकर बॉल। सॉकर बॉल जैसे मैंने बनाई है, तो सॉकर जैसा जो है, फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो पहली खासियत है कि इट इज स्ट्रक्चर्ड लाइक ए सॉकर बॉल। इट इज मोर सिमेट्रिकल कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड मिलते हैं अपन को, उनमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ये है C60। इसका नाम है बकी बॉल, या इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। C60 इज कॉल्ड एज बकी बॉल और बकमिंस्टर फुलरीन। अगर हम बात करें डायमंड और ग्रेफाइट की, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट हैज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। डायमंड में तो प्योरली सिंगल है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये डायमंड कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल CC बॉन्ड, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो डायमंड और ग्रेफाइट में केवल एक ही तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट इसमें फुलरीन्स में दो तरह की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, वन इज सिंगल एंड सेकेंड वन इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें
तो ये मैंने बनाया पेंटागन यानी 5 मेंबर्ड रिंग, और इससे कनेक्टेड मैंने बनाया हेक्सागन यानी 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें खासियत क्या होती है कि पेंटागन इज कनेक्टेड ओनली विद हेक्सागन्स, यानी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर कनेक्टेड ओनली विद 6 मेंबर्ड रिंग्स, यानी कोई भी दो पेंटागन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। 5 मेंबर्ड रिंग इज कनेक्टेड ओनली विद 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो इसके आसपास जो रिंग बनाएंगे हम, दे आर ओनली 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक, अगर हम संख्या देखें तो 5 मेंबर्ड रिंग्स आर 12 while 6 membered rings are 20. 5 membered rings are 12 and 6 membered rings are 20. 6 membered rings are connected only with 5 membered rings are connected only with 6 membered ring. और थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हम देख चुके हैं कि ग्रेफाइट इज मोस्ट थर्मोडायनामिक स्टेबल अमोंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वन इज डायमंड एंड थर्ड वन इज फुलरीन्स। स्टेबिलिटी का है एलोट्रोप्स ऑफ टिन। टिन के 3 एलोट्रोप्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा, और ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। अल्फा टिन इज ग्रे इन कलर, बीटा टिन इज वाइट इन कलर, ठीक है, एंड अल्फा टिन हैज स्ट्रक्चर एज डायमंड। अल्फा और बीटा का आपस में टेम्परेचर देखें तो दिस इक्विलिब्रियम इज एट टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, and this temperature is called as transition temperature for this equilibrium, यानी अल्फा can change into beta, beta can change into alpha, and temperature is 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। याद करने वाला पॉइंट है। डेंसिटी अगर अपन देखें तो अल्फा का बीटा से कम होता है बिकॉज अल्फा इज ओपन स्ट्रक्चर। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो ईओ बनाता है या ईओ2 बनाता है। जैसे ईओ का एग्जाम्पल है सीओ और ईओ2 का एग्जाम्पल है CO2। तो दे कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, ईओ और ईओ2। ई मतलब जनरल एक्सप्रेशन। एयर में अगर अपन बर्न करें कार्बन को तो कार्बन कैन फॉर्म CO2। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बिकॉज दिस रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब हम कार्बन को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्सिस, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो उस केस में ये क्या बनाने लग जाएगा, CO। अगर ऑक्सीजन क्या हुई, लिमिटेड, तो इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन CO2 इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो ये मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पे अगर रेड हॉट कंडीशन में अपन वाटर की रिएक्शन कराएं तो उस केस में रिएक्शन होने लग जाएगी और कार्बन प्लस H2 मिलकर CO और H2 बनाएंगे, सिलिकॉन और H2 मिलकर SiO2 और टिन और H2 मिलकर SnO2 बनाएंगे और साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन वाटर के साथ होती नहीं है, बट रेड हॉट एक्सट्रीम कंडीशन में दे कैन रिएक्ट विद वाटर। ये पॉइंट याद करने वाला है कि CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इन वाटर इट कैन फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में एसिड देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एक बार जेई ने पूछा हुआ है कि व्हाट कैन बी विच वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन था उनमें एक CO। अब ये हम किसी तरीके से पता नहीं लगा सकते। न्यूट्रल ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं कि विच कैन नाइदर रिएक्ट विद एसिड और बेस, तो ये दोनों से रिएक्ट नहीं करता इसलिए न्यूट्रल है। CO2 इज एसिडिक, SiO2 इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, और बाकी जितने ऑक्साइड है SnO2 या PbO2 वो एम्फोटेरिक है नेचर में। एम्फोटेरिक हम उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली SnO और PbO दीज 4 ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक। GeO इज एसिडिक इन नेचर। तो ऑक्साइड्स का नेचर तो हमें याद करना पड़ता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी विद हेलोजन। ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बन फैमिली के, ये हेलोजन X2 मीन्स F2 Cl2 Br2 I2, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं, या तो EX2 बना सकते हैं या EX4 बना सकते हैं। EX2 का एग्जाम्पल है SnCl2 और EX4 का एग्जाम्पल है SnCl4, ठीक है। अगर मैं इनमें दोनों में आपस में कंपेयर करूं
तो SnCl4 इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि SnCl4 इन दिस कंपाउंड Sn इज इन +4 स्टेट और SnCl2 में 10 इज इन +2 स्टेट। और फजान रूल ये बोलता है कि फजान रूल के हिसाब से अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, और पोलराइजेशन अगर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो हम एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि SnCl4 इज मोर कोवेलेंट बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजेशन अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अगर हम आयोडाइड के बारे में देखें तो आयोडाइड में PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बट PbI2 कैन एग्जिस्ट। अब इसको दो तरीके समझ सकते हैं हम। पहला तो हमने पढ़ा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी दो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज NH2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी बॉन्डिंग। अगर ये पेयर इनर्ट हो जाएगा तो लेड के लिए +2 स्टेट इज मोर स्टेबल देन लेड +4 स्टेट, ठीक है। तो इस केस में लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4, ठीक है। एक तो रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट से, तो PbI4 नहीं बनेगा जबकि PbI2 बन जाएगा। और दूसरा कारण है कि I- आयन इज लार्जर इन साइज, और लार्जर साइज में है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से देने की टेंडेंसी रखता है। यानी I- इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी I- इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो I- एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिड्यूस Pb+2 +4 into Pb+2। तो Pb+4 immediately converts into Pb+2 and it combines with I- to form PbI2। चलिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात करना है अपन, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में अगर मैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड तक जाऊं और ये X4 जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं EX4 टाइप का, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इनमें सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है CX4। उसका कारण हम क्या देते हैं कि कार्बन एटम का साइज जो है वो सबसे कम होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो रेडियस जो है इसका स्मॉल है, और रेडियस स्मॉल होगा तो कार्बन और X का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, यानी इसको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए थर्मली स्टेबल सबसे ज्यादा ये है। तो उसका रीजन बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर मैं मान लो मैं जनरल एक एलिमेंट ले लूं और उसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दूं तो हमें बोलते हैं कि थर्मली स्टेबल सबसे ज्यादा MF4 है। इसका भी वही कारण है कि यहाँ पे जो है बॉन्ड शॉर्टर होगा, और जितना ज्यादा शॉर्टर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। तो बॉन्ड छोटा है, मजबूत है, तोड़ना मुश्किल है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा MF4 की है। अब बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन आता है कि अगर मैं मोलर मास के हिसाब से देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है मीथेन का इन कंपेयर टू फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो CH4 इज मोर देन CF4। उसका कारण हम देते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so carbon acquires more charge, carbon acquires more negative charge, and repulsion between molecule is more, repulsion between two molecules is more। चलिए समझिए बात को दोबारा कि CF4 का मोलर मास हाई है, बट उसके बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों आता है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचकर अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या करेगा कि कार्बन पे जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन एक्वायर्स मोर चार्ज इन केस ऑफ फ्लोरीन, और जैसे कार्बन ज्यादा एक्वायर करेगा तो हम इसका रीजन समझ रहे हैं कि CF4 क्यों है। क्योंकि होगा क्या कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा,
So fluorine acquires more negative charge and repulsion between two molecule is more. ये मैं कैसे समझा रहा हूं, इधर आके देखते हैं अपन इसको कि CF4 में क्या होगा। इस तरीके से CH4 की तुलना में फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इन दोनों के बीच में सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा है, तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। सेम रीजन हम किस में लगाते हैं, SiCl4 वर्सेस CCl4 में। होना क्या कि SiCl4 का मोलर मास हाई है, तो नॉर्मली ये होता है कि वान डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं एज मोलर मास इज इंक्रीज्ड। तो मोलर मास ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता है CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। उसका भी कारण हम यही देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इस केस में क्लोरीन जो है यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो उस केस में ज्यादा रिपल्शन। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की 3.0, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 और क्लोरीन की जो है यहाँ वही 3.0। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं बॉन्ड लेता हूँ CCl और SiCl, तो यहाँ डेल्टा EN ज्यादा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा आने वाला है, और माइनस नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो दो मॉलिक्यूल में इसी तरीके से रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के केस में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा है। यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्लोरीन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और क्लोरीन पे जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने वाला है इस तरीके से, ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल का क्लोरीन यहाँ आया SiCl Cl Cl, और नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो आएगा। तो ये चीज अपन समझ रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच के रिपल्शन से, इसको भी समझ रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच के रिपल्शन से। आगे हम आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। अब बॉइलिंग पॉइंट का नॉर्मल ऑर्डर ये है कि जब हम इधर जाएंगे तो मोलर मास बढ़ता जाएगा, और मोलर मास बढ़ता है तो वान डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो यहां तक तो ठीक है, पर एक्सेप्शन है इन दोनों में, और इन दोनों में एक्सेप्शन को अपन कहां समझ चुके हैं, यहां पे। यानी इस केस में हमें कह सकते हैं कि मोर नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक्सेप्शनली ये लो हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि इसे सबसे कम आना चाहिए था, लेकिन ये सेकंड नंबर पे ये सबसे लीस्ट है। अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर। CCl4 डज नॉट शो एनी हाइड्रोलाइसिस। उसका कारण ये होता है कि देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा। जबकि SiCl4 कैन शो हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, इसको अपन सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि SiCl हम हर क्लोरीन को यहाँ किससे रिप्लेस करवाते जाएंगे, OH ग्रुप से। OH कहां से आएगा, वाटर से। तो अगर वाटर का OH क्लोरीन को रिप्लेस कर दे तो बन जाएगा SiOH4। चूंकि ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस, जबकि ये नहीं कर रहा है, नो हाइड्रोलाइसिस। अगर ये OH रिप्लेस कर देगा और इसमें से एक वाटर निकाल दूं मैं, तो ये बचेगा H2SiO3। दिस इज कॉल्ड एज सिलिसिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट में बन जाएगा HCl। HCl कैसे बना कि वाटर किस में टूटा, H+ और OH- में, तो H+ किस पे टेक किया, क्लोरीन पे, तो HCl बन गया, और OH- ने इसको रिप्लेस कर दिया SiOH4। इसका मैकेनिज्म कैसे समझाया जाता है कि SiCl4 में बना दूं
हर सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होगा क्या कि वाटर इसके साथ कनेक्ट होगा, साइमल्टेनियसली H+ अलग होकर क्लोरीन के साथ जाकर क्या अलग कर देगा, HCl। यानी बारी बारी से हम क्या करेंगे, सिलिकॉन के आसपास के चारों क्लोरीन को हटा देंगे, उनकी जगह OH लगा देंगे और ये बन जाएगा SiOH4। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कि CCl4 कैन नॉट एक्ट एज ए लुईस एसिड, और लुईस एसिड हम किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, अब CCl4 के पास जो है हमें कहते हैं कि नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो उस केस में ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो इट कैन नॉट एक्ट एज ए लुईस एसिड, व्हाइल SiCl4 कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। उसका कारण यह है कि सिलिकॉन के पास बॉन्डिंग के बाद भी डी ऑर्बिटल वैकेंट बच जाते हैं। इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा रहेगा तो ये Cl- से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला दिस इज लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला दिस इज लुईस एसिड। तो ये दोनों मिलकर एडक्ट बना लेंगे और क्या कंपाउंड बना लेंगे, SiCl6-2, जिसमें सिलिकॉन 6 से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ होगा 6। तो कार्बन अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि सिलिकॉन कर पाता है क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर हम SnI2 और PbI2 के कलर के बारे में देखें तो PbI2 व्हाइट कलर का है जबकि SnI2 रेड कलर का है। ये डिफरेंस किस वजह से है, बिकॉज SnI2 जो है अगर हम इसमें देखें तो इस केस में यहाँ से इट इज हैविंग स्मॉलर साइज। अगर हम देखें तो Sn+2 इज स्मॉलर देन Pb+2। ठीक है, PbI2 जो है एक्चुअली ये येलो होता है, जस्ट थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं। SnI2 का रेड होने का कारण है मोर कोवेलेंट करेक्टर। दिस इज रेड बिकॉज ऑफ मोर कोवेलेंट करेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग पावर पे आ रहे हैं अपन। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम इनमें देखें तो PbO2 तक बढ़ती जाती है। उसका कारण है कि Pb का जो +4 स्टेबल है स्टेट है, इट इज लेस स्टेबल। तो PbO2 में Pb+4 से आसानी से किसे बदलता है, Pb+2 में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसका आसानी से रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा दैट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी, कहां तक, PbO2 तक। कार्बन सब ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं, C3O2 को। C3O2 का स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं मेलोनिक एसिड ले लूं तो मेलोनिक एसिड होता है CH2COH CH2COH। इस पर मैं P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करा दूं इसे। P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा कि यहां से सारे वाटर को निकाल देगा, तो वाटर निकल जाएगा और बच जाएगा C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड।